and welcome to Serious Economics. Today we are going to do game theory. Okay, so let's begin the class. First of all, we have to understand what is game theory. Okay, so game theory is the study of strategic decision making, situations where the outcome for each person depend upon what other people decide. मतलब कि गेम थ्योरी जो है, जब एक पर्सन का रिजल्ट दूसरे के डिसीजन पर डिपेंड करता है, उस सिचुएशन को जो है गेम थ्योरी से एनालाइज करते हैं. ठीक है, तो गेम थ्योरी क्या है? गेम थ्योरी इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि जब दो या ज्यादा लोग फर्म अपने फायदे के लिए डिसीजन लेते हैं तो उनके डिसीजन से एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं. ठीक है, मतलब क्या अभी मैंने बोला कि गेम थ्योरी इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स दोनों का ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि जब दो या ज्यादा लोग, ठीक है, दो या दो से अधिक लोग अपने फायदे के लिए डिसीजन लेते हैं तो उनके डिसीजंस का एक दूसरे को कैसे अफेक्ट होता है. ठीक है, या एक दूसरे पर क्या अफेक्ट पड़ता है. ठीक है, ये होता है गेम थ्योरी. ठीक, तो गेम थ्योरी जो है ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को पढ़ता है. ठीक है, गेम थ्योरी क्या बताता है? स्टडी ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. कैसे आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग जो करते हो, ये जो है इसकी स्टडी करता है हमारा गेम थ्योरी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर्म मान लेते हैं कि दो फॉर्म है, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी. ठीक है, दो फॉर्म है हमारे, फॉर्म ए एंड बी. ठीक है, दोनों को डिसाइड करना है कि प्राइस या तो कम करें या सेम रखें. ठीक है, दोनों को क्या डिसाइड करना है? या तो प्राइस वो कम करें या प्राइस को सेम रखें. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे सिचुएशन कि जो अगर मान लेते हैं कि जो फर्म ए है, ठीक है, सॉरी, फर्म ए एंड बी है, दोनों को डिसाइड ये करना है, ये डिसाइडिंग फैक्टर हो गया कि या तो वो प्राइस डिक्रीज करें, कम करें, या प्राइस को सेम रखें. ठीक है, तो क्या करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि दोनों जो है अपने प्राइस कम करते हैं, मान लो ए एंड बी दोनों मिलके अपनी प्राइस कम कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट इन दोनों का प्रॉफिट कम हो जाएगा प्राइस कम करने से. अगर मान लेते हैं कि ए कम करे एंड जो बी है वो ना करे, ठीक है, ए कम करे और बी जो है ना करे अपना प्राइस कम, तो क्या होगा रिजल्ट? तो रिजल्ट ये होगा कि जो कम करेगी वो ज्यादा, उसके ज्यादा कस्टमर मिलेंगे. ठीक है, तो वो किसको मिलेगा? जो कम करेगा, मतलब ए को जो है ज्यादा कस्टमर मिल जाएंगे, कस्टमर ए का इंक्रीज हो जाएगा, और बी का क्या होगा? फिर कम हो जाएगा, कहीं से तो कट के आएगा कस्टमर, तो बी का क्या होगा? कस्टमर कम हो जाएगा. ठीक है, पर अगर दोनों सेम रखें अपना प्राइस, जो प्राइस डिसाइड करें ये दोनों की, इनको प्रॉफिट भी मतलब नुकसान भी ना हो और मतलब किसी को ओवर प्रॉफिट भी ना हो, तो दोनों अगर सेम रखें अपना प्राइस, अपना दोनों सेम रखें, तो क्या होगा? यहाँ पे जो होगा सेम प्रॉफिट होगा. क्या होगा? सेम प्रॉफिट होगा. ठीक है, तो यहाँ यहीं पे जो है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग गेम थ्योरी में हम स्टडी करते हैं. ठीक है, इसी चीज को हम जो है स्टडी करते हैं कि हम कहाँ पे अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम पा सकते हैं, कहाँ पे हम जो है दोनों, मतलब किसी को बिना वर्स ऑफ, और दोनों जो है स्टेबल प्रॉफिट पा सकते हैं. इस सिचुएशन को जो है, या इसी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को हम गेम थ्योरी में पढ़ते हैं. ठीक है, अच्छा, अब देखो गेम जो यहाँ पे बात हो रही है ना, वो ऐसे गेम की बात नहीं हो रही है, क्रिकेट या ऐसे कोई गेम की बात नहीं हो रही, यहाँ इकोनॉमिक्स के गेम की बात हो रही है. ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का गेम है. तो इकोनॉमिक्स के गेम में हम क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग चेक करते हैं. ठीक है, तो देखो डिसीजन मेकिंग करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी चाहिए इस गेम को खेलने के लिए इकोनॉमिक्स के. तो क्या क्या हम एलिमेंट ले रहे हैं? तो एलिमेंट देखो, जैसे क्रिकेट होता है, उसमें प्लेयर होता है, आप स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हो, पे ऑफ, आपको पता है कि आप जीतोगे तो रिजल्ट क्या आएगा. ठीक है, और इंफॉर्मेशन होता है आपको अपने ओपोनेंट के बारे में. ठीक है, स्ट्रेटेजी प्रोफाइल होती है, नॉर्मल फॉर्म, एक्सटेंसिव फॉर्म, आप किस फॉर्म में खेलोगे, ये सारी चीजें आप जो है क्रिकेट गेम में देखते हो. वैसे ही इकोनॉमिक्स का जो गेम है, इसमें क्या होता है? प्लेयर्स होते हैं. प्लेयर्स कौन कौन होंगे? जो डिसीजन ले रहे हैं, द डिसीजन मेकर्स. जो डिसीजन मेकर्स होंगे वो क्या होंगे? प्लेयर्स होंगे. ठीक है, ठीक, एग्जाम्पल में
कौन कौन प्लेयर हो सकते हैं, तो फर्म हो सकता है, कंट्री हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी ये प्लेयर जो है ये गेम खेल सकते हैं, ठीक है। तो मान लो दो फर्म होगी या दो कंट्री के बीच में गेम होगा या बायर एंड सेलर के बीच में गेम होगा, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया हमारे प्लेयर्स, समझ गए हम कौन कौन प्लेयर ले सकते हैं, ठीक। स्ट्रेटेजी की बात करें तो स्ट्रेटेजी मतलब प्लेयर का एक्शन या प्लान, जो भी प्लेयर अपना एक्शन बनाए या प्लान बनाए। मान लो प्लेयर ने बनाया कि वो हाई प्राइस रखेगा या लो प्राइस रखेगा या एडवर्टाइज करना पसंद करेगा या नहीं करेगा एडवर्टाइज, ठीक है। ये सब जो है अपना अपना ओन स्ट्रेटेजी बताएंगे। फर्म ए जो है प्लान करती है कि वो एडवर्टाइज करेगी, फर्म बी प्लान करती है कि वो नहीं एडवर्टाइज करेगी, ठीक है। तो द पॉसिबल चॉइसेस अवेलेबल टू ईच प्लेयर, कि जो पॉसिबल चॉइसेस ईच प्लेयर के पास है उसमें जो है वो अपनी एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये प्लेयर का एक्शन प्लान होता है। पे ऑफ की बात करें, पे ऑफ मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट, पे ऑफ मिलना, आपको कोई चीज आप कर रहे हो उसका आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है, ठीक है। तो पे ऑफ जो है डिसीजन लेने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसे बताता है। एग्जाम्पल, मान लो तुमने डिसीजन लिया, अब ये इकोनॉमिक्स का गेम है, अगर यही क्रिकेट होता तो इसमें आपको अवार्ड मिलता, पर अब इकोनॉमिक्स के गेम में क्या मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगी, यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है, लॉस मिलेगा या मार्क्स मिलेगा, कुछ तो मतलब जो भी आप जो चीज जिस चीज के लिए गेम खेल रहे हो वो आपको आउटकम जो मिलेगा उसे हम बोलते हैं पे ऑफ, ठीक है। पे ऑफ मीन्स रिजल्ट, समझ आ गया। अब तीसरा जो बात कर रहे हैं हम, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरा हम इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन मतलब व्हाट ईच प्लेयर नोज अबाउट ईच अदर डिसाइडिंग, ठीक है। क्या जो है ईच प्लेयर जो है जानते हैं, वो मतलब एक दूसरे के बारे में, उस हिसाब से जो है वो अपना डिसीजन डिसाइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट इंफॉर्मेशन किसमें होता है, चेस में। तो चेस में परफेक्ट इंफॉर्मेशन होता है, तो चेस के प्लेयर एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं, फिर उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। इनपरफेक्ट इंफॉर्मेशन किसमें होता है, पोकर या बिजनेस में, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक्स के गेम में। आपको अगर अच्छे से पता होगा कि आपका प्लेयर जो है कितने, मान लो जैसे क्रिकेट में होता है ना कि हमें पता होता है कि जो, अगर मान लो जैसे रिकी पॉन्टिंग और ये जो पुराने प्लेयर्स होते हैं उनका हमें पता होता है कि वो किस तरह गेम खेलेंगे, वो उतने मैचेस खेल चुके होते हैं कि हमें पता होता है कि वो किस तरह से क्या खेलेंगे। तो हम एटलीस्ट डिसाइड कर सकते हैं कि इनके लिए कौन सा बॉलर ठीक होगा जिनको इनको आउट कर सकता है, ठीक है। पर अगर वही कोई नया प्लेयर आ जाए तो हमें उसके बारे में आइडिया नहीं है, तो हम उसके लिए बॉलर भी रैंडम चूज करेंगे कि देखते हैं कौन बेस्ट फिट बैठ जाता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के गेम में, जहाँ पे ईच प्लेयर जो है मतलब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, उस हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी प्रोफाइल मतलब वन स्ट्रेटेजी चॉइसेस फॉर ईच प्लेयर, हर एक के पास एक स्ट्रेटेजी चॉइस होगी ईच प्लेयर के पास, ठीक है। कि एडवर्टाइज करे नॉट एडवर्टाइज करे, ये क्या है, एक तरह का स्ट्रेटेजी प्रोफाइल है जो हर एक प्लेयर के पास होगी। बात कर रहा है दूसरा, मतलब ये जो एलिमेंट नॉर्मल फॉर्म एलिमेंट, ये क्या है गेम में, तो जो गेम है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ जो हम गेम खेल रहे हैं वो मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। तो उसको हम मैट्रिक्स में दर्शाते हैं और उस मैट्रिक्स को गेम थ्योरी में हम पे ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव फॉर्म की बात करें तो गेम जो है ट्री, मतलब गेम जो है रिप्रेजेंट होता है, देखो नॉर्मल फॉर्म में भी हो सकता है, एक्सटेंसिव फॉर्म में भी। तो जब एक्सटेंसिव फॉर्म में होगा तो ट्री के फॉर्म में होगा, ठीक है। ट्री के फॉर्म में कब होगा, जब सीक्वेंशियल मूव हम कर रहा है, मतलब हम तब यूज करते हैं जब प्लेयर मूव कर रहा है वन आफ्टर अनदर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं डोमिनेंट स्ट्रेटेजी एंड द क्लियरेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसके बारे में। तो देखो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या होता है, कि ऐसी स्ट्रेटेजी जो हर कंडीशन में बेस्ट हो उसे हम कहते हैं डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी इज अ डोमिनेंट इफ इट गिव्स बेटर और इक्वल पे ऑफ देन एनी अदर स्ट्रेटेजी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द ओपोनेंट डज। कुछ भी ओपोनेंट करे उसके बाद भी जो है ये बेस्ट स्ट्रेटेजी हो तो इसे कहते हैं डोमिनेंट। इसमें दो टाइप दे रहा है, एक स्ट्रिक्टली डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है, एक दूसरी है वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। स्ट्रिक्टली डोमिनेंट स्ट्रेटेजी जो है ऑलवेज स्ट्रिक्टली बेटर होती है, ठीक है, नो मैटर व्हाट अदर्स डू, मतलब ये हमेशा ही स्ट्रिक्टली बेटर ही होगी कि नो मैटर क्या अदर कर रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी जो है हमेशा हायर पे ऑफ ही, हायर रिजल्ट ही आपको देगी, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली डोमिनेंट स्ट्रेटेजी हुआ। वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटेजी ऑलवेज एट लीस्ट एज गुड,
ठीक है, ये कभी वर्स नहीं होती है, समटाइम्स बेटर, ठीक है। तो जो वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटेजी होती है मतलब एटलीस्ट अच्छी तो होती है, ठीक है, बेस्ट नहीं कह सकते तो एटलीस्ट अच्छी होती है, ठीक है। ये है वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी इक्विलिब्रियम की बात करें, जब बोथ प्लेयर्स जो है हैव डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, दोज स्ट्रेटेजी टुगेदर फॉर्म द इक्विलिब्रियम, ठीक है। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब बोथ प्लेयर्स जो है उनके पास डोमिनेंट स्ट्रेटेजी हो और ये स्ट्रेटेजी जो है टुगेदर क्या इक्विलिब्रियम बनाए, ठीक है, टुगेदर क्या बनाए इक्विलिब्रियम बनाए, और इसे हम कहते हैं क्या स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट, जो कि कंप्लीटली क्या होता है सेल्फ रीइंफोर्सिंग होता है, ठीक है। समझ आ गया डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नैश इक्विलिब्रियम की, ठीक है। नैश इक्विलिब्रियम क्या है, तो नैश इक्विलिब्रियम जो है ऐसी सिचुएशन जहां कोई प्लेयर अकेला अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके बेटर रिजल्ट नहीं पा सकता है, ठीक है, कोई प्लेयर अकेला अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके बेटर रिजल्ट नहीं पा सकता है, उसे कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ठीक है। सब प्लेयर ऑलरेडी अपना बेस्ट डिसीजन ले चुके हैं, अगर कोई एक प्लेयर डिसीजन बदलेगा तो उसका फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो नैश इक्विलिब्रियम एक स्ट्रेटजी प्रोफाइल वेयर नो प्लेयर वांट्स टू चेंज देयर स्ट्रेटजी गिवन व्हाट ऑल अदर प्लेयर्स आर डूइंग, ठीक है। चलो नैश इक्विलिब्रियम का मतलब समझ आ गया कि अगर सब प्लेयर ऑलरेडी अपना डिसीजन ले चुके हैं, अगर कोई एक प्लेयर डिसीजन बदलेगा तो उसका फायदा उसको नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं नैश इक्विलिब्रियम, जहां कोई प्लेयर अकेला अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके बेटर रिजल्ट नहीं पा सकता है, ठीक है। अभी हम बस थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके बाद हम जो है पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम गेम थ्योरी के न्यूमेरिकल पे जाएंगे, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं ओवरऑल गेम थ्योरी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिजनर डिलेमा की। प्रिजनर डिलेमा, ठीक है, एक प्रिजनर डिलेमा जो है गेम थ्योरी का क्लासिक एग्जांपल है, ठीक है। तो जैसे मान लो इसमें दो क्रिमिनल थे, मतलब ये प्रिजनर डिलेमा एक जो थ्योरी है इसमें ये कहा गया था कि दो क्रिमिनल पकड़े गए, ठीक है, दो क्रिमिनल पकड़े गए, पुलिस उनको अलग अलग रूम में लेके जाके रखती है, ठीक है। ये थ्योरी जो है इसमें स्टोरी फॉर्म में दिया था प्रिजनर डिलेमा कि दो क्रिमिनल पकड़े गए, पुलिस उनको अलग अलग रूम में रखती है और दोनों के पास दो चॉइसेस थे, या तो वो अपने जुर्म को कबूल कर ले, कन्फेस कर ले, या शांत रहे, ठीक है, या तो कन्फेशन था या स्टे साइलेंट, दो उनके पास ऑप्शन था, ठीक है। तो कंडीशन क्या बनती है कि अगर वो दोनों शांत रहते हैं, इफ बोथ शांत, मतलब इफ बोथ साइलेंट, ठीक है, इफ बोथ साइलेंट, तो क्या होगा कि देखो ये जो प्रिजनर डिलेमा स्टोरी थी कि इसमें पुलिस जो है पकड़ के ले जाती है और उनके पास दो ऑप्शन होता है, या तो कन्फेस कर ले या साइलेंट रहे, ठीक है। तो अगर वो साइलेंट रहेंगे तो क्या होगा, पुलिस के पास एविडेंस जो है वो कम रहेगा, ठीक है, और उनको 1 ईयर की ही बस जेल होगी, ठीक है, शक के बिना पे शायद 1 ईयर की जेल हो। अगर दोनों जो है कन्फेस कर ले तो क्या होगा, नहीं सॉरी, एक जो है कन्फेस कर ले और एक ना करे तब क्या होगा, तो कन्फेसिंग पर्सन जो है उसे फ्री कर दिया जाएगा, कन्फेसिंग पर्सन क्या होगा फ्री हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे को क्या होगा 10 साल की सजा मिल जाएगी। देखो अब ये सिचुएशन है, ठीक, अगर दोनों कन्फेस कर लेते हैं फिर क्या होगा, अगर बोथ कन्फेस कर लेते हैं तो क्या होगा, अगर दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं तो दोनों को जो है 5 साल की जेल होगी, ठीक है। तीन सिचुएशन बनती है कि अगर बोथ साइलेंट रहे, ठीक है, तो एविडेंस कम रहेगा, उनको 1 साल की जेल होगी। अगर दोनों एक कन्फेस कर लेता है और एक जो है नहीं करता है तो उसमें जो कन्फेस करने वाला है उसको फ्री कर दिया जाता है और जो नहीं करता उसको 10 साल की जेल भेज दी जाती है। और अगर दोनों कन्फेस कर लेते हैं तो क्या होता है 5 साल की जेल होती है, ठीक है। तो अब देखो, अब इससे हम पता लगाएंगे कि क्या बेस्ट डिसीजन करेंगे वो लोग, अगर वो लोग गेम थ्योरी पढ़े होंगे तो वो बेस्ट डिसीजन कैसे लेंगे, तो वो अपना बनाएंगे पे ऑफ मैट्रिक्स कि बेस्ट रिजल्ट हमारा कैसे मिलेगा, ठीक है। तो देखो पहले तो बनाते हैं ए अगर साइलेंट रहता है तो क्या होगा, ए अगर कन्फेस करता है तो क्या होगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं बी अगर साइलेंट रहेगा तो क्या होगा, बी अगर कन्फेस करेगा तो क्या होगा, मैट्रिक्स, ठीक है। मान लेते हैं 0 और 1 लेते हैं, ठीक, तो अगर ए साइलेंट रहता है, ठीक है, तो -1, ठीक है, और बी साइलेंट रहता है तो भी -1, ठीक।
यहाँ पे ए साइलेंट, इधर क्या लेंगे, ए लेंगे, इधर क्या लेंगे, बी लेंगे, तो ए साइलेंट रह रहा है यहाँ पे तो -1, बी साइलेंट रह रहा है तो -1। ठीक है, अगर बी जो है कन्फेस कर रहा है तो क्या होगा, तो बी अगर कन्फेस करेगा तो सॉरी ए साइलेंट रहता है, ठीक है, सॉरी हाँ, ए अगर साइलेंट रहता है और बी कन्फेस कर देता, बी कन्फेस कर दिया तो उसको 1 साल की भी जेल नहीं हुई, 0 ईयर वो फ्री हो गया, पर जो ए है उसको तो 10 साल की जेल हो जाएगी बी के कन्फेशन से। ठीक है, अब वही बात करें, ए अगर कन्फेस कर ले और बी साइलेंट रहता है तो ए को 0 वो फ्री हो जाएगा और बी को जो है 10 साल की जेल हो जाएगी। ठीक है, 10 साल की जेल। अगर मान लो दोनों कन्फेस कर लेते तो दोनों को 5-5 साल की जेल होगी। ठीक है, तो देखो हमने जो ये पे ऑफ मैट्रिक्स बनाया है, ठीक है, अब इसमें हम एनालिसिस करेंगे कि क्या डिसीजन अब लेंगे ये दोनों। ठीक है, तो अब एनालिसिस अगर हम जब प्रिजनर डिलेमा जो है वो बताता है कि जब ये दोनों प्रिजन्स को ले जाते हैं जेल में और उनको ये सारे ऑफर्स दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है मान लो इन दोनों ने गेम थ्योरी पढ़ी हुई है, ठीक है, या सॉरी इन दोनों को गेम थ्योरी नहीं पता है, ठीक है, तो उन्होंने फिर भी एक मतलब मैट्रिक्स बनाया, ठीक है, जिसमें वो कन्फेस और ना कन्फेस करने को या फिर चुप रहने को, ये सारे अपने मल्टीपल वेरिएबल्स या मल्टीपल डिसीजंस को एनालिसिस करते हैं एंड वो रियलाइज करते हैं कि सबसे बेटर ऑप्शन हमारी डोमिनेंट स्ट्रेटजी ये होगी कि हम कन्फेस करते हैं। ठीक है, तो वो दोनों ही जो है क्या चुनते हैं, बोथ जो है चुनते हैं कन्फेस करना, और जो ये 5-5 मैट्रिक्स है ये होगी इनकी डोमिनेंट स्ट्रेटजी। ये क्या होगी इनकी डोमिनेंट स्ट्रेटजी, क्यों, सबसे बेस्ट तो ये होता ना कि जो है ए भी साइलेंट रहता और बी भी साइलेंट रहता। ठीक है, मतलब सबसे तो अच्छा है कि बोथ साइलेंट वुड बी बेटर कलेक्टिवली। ठीक है, पर क्यों फिर भी ये कन्फेस करना चुनते हैं, अगर साइलेंट रहते दोनों तो एविडेंस कम होता और पुलिस उनको जो है 1-1 साल की सजा देती, ठीक है, शक के बिना पे, पर यहाँ पे इन दोनों ने क्या चुना, कन्फेस करना, और इसी को डोमिनेंट स्ट्रेटजी भी माना गया। क्यों, क्योंकि ए को जो है वो तो पता नहीं है ना कि बी क्या करेगा, ए को तो ये लगेगा कि चलो मैं कन्फेस कर देता हूँ, ये बेटर ऑप्शन है। ठीक है, और बी को ये लगेगा कि मैं कन्फेस कर देता हूँ, क्योंकि उसको ए का नहीं पता है। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे के डिसीजंस का पता नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन वो ये चुनेंगे कि साइलेंट तो नहीं रह सकते, क्योंकि जो है उन्हें नहीं पता कि सामने वाला साइलेंट होगा कि नहीं होगा, अगर वो नहीं साइलेंट होगा तो इसको 10 साल की जेल जानी पड़ेगी ए को, और नहीं तो बी को 10 साल की जेल जानी पड़ेगी, तो इन दोनों को एक दूसरे का डिसीजन पता नहीं है, तो बेस्ट डोमिनेंट स्ट्रेटेजी इस केस में यही होगी कि दोनों क्या चुनेंगे, कन्फेस करना। ठीक है, चलो अब हम गेम थ्योरी में बात करेंगे टाइप्स ऑफ गेम्स की। ठीक है, टाइप्स ऑफ गेम की, तो चलो देखते हैं टाइप ऑफ गेम कौन कौन सा है। टाइप ऑफ गेम इसमें नहीं लिखा है मैंने, चलो मैं बताती हूँ। टाइप्स ऑफ गेम में जो है पहला गेम आता है कोऑपरेटिव गेम। ठीक है, टाइप ऑफ गेम में हम पहला गेम टाइप देखते हैं कोऑपरेटिव गेम। ठीक है, एंड दूसरा जो है पहला कोऑपरेटिव गेम। ठीक है, कोऑपरेटिव गेम। दूसरा जो है नॉन कोऑपरेटिव गेम होगा, दूसरा क्या होगा, नॉन कोऑपरेटिव गेम। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा जीरो सम गेम। तीसरा क्या होगा, जीरो सम गेम। ठीक है, ये टाइप पढ़ रहे हैं हम गेम थ्योरी के कि कितने टाइप के हम गेम मतलब इकोनॉमिक्स में मतलब मानते हैं, कितने टाइप के गेम है, तो कोऑपरेटिव गेम, नॉन कोऑपरेटिव गेम, तीसरा जीरो सम गेम, चौथा जो है वो होगा नॉन जीरो सम गेम। ठीक है, नॉन जीरो सम गेम। ठीक है, अब देखते हैं ये होता क्या है। ठीक है, इन टाइप्स को हम समझते हैं। तो देखो, जो टाइप ऑफ गेम में कोऑपरेटिव गेम है, तो इसमें जो है प्लेयर्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर रियल लाइफ से रिलेट करें तो जो ओपेक कंट्रीज हैं, जो ऑयल प्रोडक्शन करती हैं, वो कंट्री क्या करती हैं, ओपेक कंट्रीज ऑयल प्रोडक्शन को क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव गेम में क्या है, कोऑपरेटिव गेम क्या है, प्लेयर्स जो है कॉर्पोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, जैसे कि ओपेक कंट्रीज ऑयल प्रोडक्शन जो है साथ में, जो जितनी भी ओपेक कंट्री प्लेयर्स होती हैं वो कोऑपरेट करती हैं एक दूसरे के साथ और साथ में डिसाइड करती हैं ऑयल प्रोडक्शन। ठीक है, वैसे ही नॉन कोऑपरेटिव गेम क्या होता है, तो नॉन कोऑपरेटिव गेम हर प्लेयर अपना फायदा देखता है। ठीक है, यहाँ पे कोई कोऑपरेशन नहीं होता, जैसे कि दो मान लो कॉम्पिटिटिव फर्म,
ठीक है, ये दोनों मतलब एक दूसरे के बारे में नहीं सोचती हैं, नॉन कोऑपरेटिव होता है। जीरो सम गेम में क्या होता है कि एक का गेन होगा तो दूसरे का एग्जैक्ट लॉस होगा। क्या होगा इसमें कि एक का गेन होगा और दूसरे का लॉस होगा, ठीक है, दूसरे का लॉस होगा, ठीक, दूसरे का एग्जैक्ट उतना ही लॉस होगा, ठीक है, और नेट गेन हमारा यहाँ पे जीरो हो जाता है। एग्जाम्पल चेस का ले लो, पोकर का ले लो कि एक जीतेगा तो दूसरा जो है हारेगा, ठीक। तो ये होता है जीरो सम गेम। नॉन जीरो सम गेम क्या होता है कि दोनों गेन या दोनों लॉस कर सकते हैं, ठीक है। नॉन जीरो सम गेम क्या होगा कि दोनों जो है गेन कर सकते हैं या लॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है नॉन जीरो गेम, ठीक है। अच्छा, नॉन जीरो सम गेम में एग्जांपल लेंगे तो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ या बिजनेस पार्टनरशिप हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेड एग्रीमेंट में या तो दोनों जो है वो क्या कर सकते हैं, ट्रेड करके गेन में हो सकते हैं या दोनों जो है लॉस में हो सकते हैं। कंपैरेटिवली दोनों को मतलब एवरेज ही फायदा होता है, ठीक। अब तीसरी चीज बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गेम थ्योरी, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम गेम थ्योरी की लगाते हैं, तो एप्लीकेशन की बात करें गेम थ्योरी की, तो एप्लीकेशन में जो है पहला तो ओलिगोपोली मार्केट में, ठीक है। एप्लीकेशन जो है गेम थ्योरी की वो ओलिगोपोली मार्केट में। ओलिगोपोली मार्केट में गेम थ्योरी कैसे काम करता है, तो ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू फर्म्स होती हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ठीक है। तो उस वक्त जो है गेम थ्योरी जो है काम आती है डिसीजन लेने में, ठीक है। दूसरा प्राइस कंपटीशन में गेम थ्योरी का यूज होता है, मतलब फर्म जो है डिसाइड करती है कि प्राइस इंक्रीज करें या डिस्काउंट दें, इन सारे डिसीजंस में गेम थ्योरी का काम आता है। तीसरा एडवर्टाइजिंग कंपटीशन में, ठीक है, कंपनीज जो है डिसाइड करते हैं कि एड्स चलानी है या नहीं चलानी है, ठीक है। ऑक्शंस में भी काम आता है, एग्जांपल आईपीएल का ऑक्शन हुआ या स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ, इन सब में भी जो है गेम थ्योरी का यूज होता है। और इंटरनेशनल ट्रेड में भी कि कंट्रीज टैरिफ और ट्रेड पॉलिसीज यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड में डिसाइड करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हैं या टाइप भी कह सकते हो इसको गेम थ्योरी का ही, या कॉन्सेप्ट कह लो या टाइप में भी इंक्लूड किसी किसी बुक में किया जाता है इसको, तो बट हम कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि एक है मैक्सी मीन स्ट्रेटजी, मैक्सी मीन स्ट्रेटजी, ठीक है, और दूसरा है मिनी मैक्स स्ट्रेटजी, मिनी मैक्स स्ट्रेटजी। एक है मैक्सी मीन और दूसरा है मिनी मैक्स स्ट्रेटजी। क्या है मैक्सी मीन स्ट्रेटजी, तो प्लेयर जो है मिनिमम लॉस को मैक्सिमाइज करते हैं, सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच रखते हैं, मतलब कि प्लेयर जो है अपने मिनिमम लॉस को क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं। यहाँ पे मैक्सी मीन में क्या होता है कि मिनिमम लॉस, मिनिमम जितना लॉस हो उसको क्या करेंगे यहाँ पे मैक्सिमाइज करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, ध्यान देना। और मिनी मैक्स में क्या होता है कि अपोनेंट के मैक्सिमम गेन को, अपोनेंट का यहाँ पे जो मैक्सिमम गेन होता है, अपोनेंट का मैक्सिमम गेन, उसको क्या किया जाता है, मिनिमम करते हैं, ठीक है। अपोनेंट के मैक्सिमम गेन को यहाँ पे मिनिमम करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक। तो मैक्सी मीन स्ट्रेटजी क्या है कि प्लेयर जो है मिनिमम लॉस को मैक्सिमाइज करता है, और मिनी मैक्स स्ट्रेटजी में अपोनेंट के मैक्सिमम गेन को मिनिमम करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गेम थ्योरी का ओवरऑल, जितना भी चीजें देखना था वो हम देख चुके हैं। और एक और कॉन्सेप्ट है नैश एग्जिस्टेंस थ्योरम, ठीक है। ये क्या है, तो देखो नैश एग्जिस्टेंस थ्योरम जो है जॉन नैश ने दी है, प्रूव किया है 1950 में, ठीक है। क्या है ये जो थ्योरम, तो ये गेम थ्योरी में जो नैश इक्विलिब्रियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, क्या हर गेम में नैश इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, इसका आंसर दिया था इकोनॉमिस्ट मैथमेटिशियन जॉन नैश ने, ठीक है। उन्होंने क्या प्रूव किया था कि हर फाइनाइट गेम में कम से कम एक नैश इक्विलिब्रियम जरूर एग्जिस्ट करता है, किसमें, याद रखना, एवरी फाइनाइट गेम हैव एट लीस्ट वन नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, तो हर एक फाइनाइट गेम में उन्होंने कहा था कि एक तो नैश इक्विलिब्रियम जरूर एग्जिस्ट करता है, इसको ही नैश एग्जिस्टेंस थ्योरम बोलते हैं। नैश एग्जिस्टेंस थ्योरम क्लियर हो गया, ठीक है। सिंपल मीनिंग में इसको समझो कि अगर प्लेयर्स फाइनाइट है तो स्ट्रेटजी भी क्या होगी, फाइनाइट होगी। तो गेम में एटलीस्ट एक इक्विलिब्रियम तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे प्लेयर्स कोऑपरेट करें या ना करें, ठीक। अब बात करते हैं इसमें जो है
जो वर्ड उन्होंने यूज किया है मिक्स स्ट्रेटेजी का, ठीक है, पॉसिबली इन मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिक्स स्ट्रेटेजी, तो यहाँ जो थ्योरम है वो मोस्टली मिक्स स्ट्रेटेजी इक्विलिब्रियम की बात करती है, ठीक है। मतलब समझो प्योर स्ट्रेटेजी और मिक्स स्ट्रेटेजी में क्या फर्क है। प्योर स्ट्रेटेजी नेस इक्विलिब्रियम और मिक्स स्ट्रेटेजी नेस इक्विलिब्रियम। तो प्योर स्ट्रेटेजी जो है कि प्लेयर एक ही एक्शन चूज करता है, ठीक है, ईच प्लेयर चूजेस वन स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी विद सर्टेनिटी, ठीक है। एक प्लेयर जो है, प्लेयर एक ही एक्शन चूज करता है। एग्जांपल में मान लो या तो ऑलवेज हाई प्राइस रखेगा या ऑलवेज कन्फेस करेगा, ऐसे जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया, ठीक है। अच्छा, मिक्स स्ट्रेटेजी में प्लेयर प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर स्ट्रेटेजी चूज करता है। प्लेयर रैंडमाइज ओवर स्ट्रेटेजी विद सम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्लेयर जो है मिक्स स्ट्रेटेजी में प्रोबेबिलिटी के पर स्ट्रेटेजी चूज करता है। एग्जांपल मान लो 60% चांस है कि वो हाई प्राइस करेगा, ठीक है, 40% चांस है कि वो लो प्राइस रखेगा, ठीक है। मतलब रेंडमाइजेशन होता है मिक्स स्ट्रेटेजी में, ठीक। अच्छा, वाई मिक्स स्ट्रेटेजी जरूरी क्यों है नेस एक्जिस्टेंस थ्योरम में, तो कुछ गेम्स में जो होता है प्योर स्ट्रेटेजी इक्विलिब्रियम नहीं होता है। एग्जांपल मान लो जो हम लोग रॉक पेपर सीजर खेलते थे ना, तो अगर ए जो है रॉक को चूज करे और बी जो है पेपर को चूज करे, तो मान लो ए जो है चेंज करेगा, फिर भी बी क्या करे, फिर बी भी चेंज करेगा, ठीक है। तो ये जो है प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा। जो रॉक पेपर सीजर गेम खेलते थे हम लोग, या कोई भी ऐसा गेम खेल लो कि जिसमें मान लो जो आप खेलते हो उसमें अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपका जो पार्टनर जहाँ पे जिसके साथ खेल रहे हो वो भी चेंज करेगा। तो ये प्रोसेस जो एकदम कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ठीक है। कोई स्टेबल प्योर स्ट्रेटेजी बनी नहीं पाएगी, ना कोई स्ट्रेटेजी प्योर इक्विलिब्रियम आ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के कंडीशन में हम मिक्स स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, कंडीशन क्या क्या है नेस एक्जिस्टेंस थ्योरम की, तो फाइनाइट प्लेयर होना चाहिए, फाइनाइट स्ट्रेटेजी होना चाहिए, प्लेयर जो है रैशनल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक बात करते हैं कि नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक्स में क्या इसका यूजफुलनेस है नेस एक्जिस्टेंस थ्योरम का। तो ओलिगोपोली, ऑक्शन, बार्गेनिंग, इंटरनेशनल ट्रेड एंड पॉलिटिकल कंपटीशन जैसे गेम थ्योरी जो जहां जहां यूज होता है वहां वहां इसका भी काम है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग की एनालिसिस में इसका काम होता है, ठीक है। अब देखो इसका लिमिटेशन क्या है इस थ्योरी का, नेस एक्जिस्टेंस थ्योरम का, तो ये जो थ्योरम है सिर्फ एग्जिस्टेंस प्रूव करता है, ये नहीं बताता है कि इक्विलिब्रियम यूनिक होगा या नहीं, कौन सा इक्विलिब्रियम बेस्ट है, कभी मल्टीपल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ये क्लैरिफाई नहीं करता है, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है कुछ टर्म्स की, ठीक है। जैसे जीरो सम गेम हमने देख लिया टाइप उसमें गेम थ्योरी के, ठीक है। इसको डिटेलिंग में यहाँ दिया हुआ है कि जीरो सम गेम प्योर कॉन्फ्लिक्ट। तो डिटेल में हम अगर एक बार इसको समझे तो जीरो सम गेम एक प्लेयर का गेन एग्जैक्टली दूसरे प्लेयर का लॉस होता है, ये तो हमने पढ़ लिया। मैथमेटिकली क्या होता है कि मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि टोटल गेन प्लस टोटल गेन प्लस टोटल लॉस इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसीलिए इसको जीरो सम बोलते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो कि रियल लाइफ में जैसे चेस का हमने एग्जांपल दिया था ऊपर, तो एक प्लेयर जीतेगा तो दूसरा हारेगा। पोकर जो है जो जीतेगा उसको पैसा मिलेगा, दूसरा जो है वो लूज करेगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है जीरो सम गेम का, तो अपोजिट इंटरेस्ट होता है इस गेम में जो भी होते हैं, एक प्लेयर का बेनिफिट दूसरे के अगेंस्ट होता है, हाईली कॉम्पिटिटिव होता है, ठीक है। कॉर्पोरेशन जो है यूजुअली नहीं होता है इसमें, और फिक्स टोटल पे ऑफ होता है, मतलब टोटल पे ऑफ जो है वो कांस्टेंट रहता है जीरो सम गेम में, ठीक है। अगर मान लो इसका पे ऑफ मैट्रिक्स भी बनाए तो मान लेते हैं कि दो प्लेयर हैं, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी, ठीक है। तो प्लेयर ए, चलो ये हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तब ये सारी चीजें देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो हम बात करते हैं सैडल पॉइंट की, ठीक है। सैडल पॉइंट क्या होता है, तो सैडल पॉइंट जो होता है ए पॉइंट वेयर मैक्सीमीन एंड मिनीमैक्स जो है इक्वल हो। सैडल पॉइंट किसे कहते हैं, ऐसा पॉइंट जहां पे मैक्सीमीन जो है इक्वल हो मिनी मैक्स से, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग सैडल पॉइंट, और स्टेबल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सैपले वैल्यू की, एंड किसने क्या डेवलप किया है इसके बारे में, ठीक है। तो देखो टू सी सैपले वैल्यू फेयर डिवीजन, ओके। तो सैपले वैल्यू क्या है, तो सैपले वैल्यू कोऑपरेटिव गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट है,
और ये बताता है कि जब प्लेयर्स मिलकर काम करके प्रॉफिट अर्न करते हैं तो टोटल प्रॉफिट को फेयर वे में कैसे डिवाइड करें। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप किया था? लॉलेट सैपले ने 1953 में, और इन्होंने इसके लिए नोबेल प्राइज भी जीता था इकोनॉमिक्स में 2012 में। ठीक है, क्या है सप्लाई वैल्यू? सप्लाई वैल्यू कोऑपरेटिव गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट है और ये बताता है कि जब प्लेयर्स मिलकर काम करके प्रॉफिट अर्न करते हैं तो टोटल प्रॉफिट को फेयर वे में कैसे डिवाइड करें। ठीक है, सो सप्लाई वैल्यू गिव्स यूनिक फेयर वे टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल सरप्लस of a coalition among all players. Each players get their average marginal contribution across all possible ordering in which the coalition could form. ठीक है, अच्छा सप्लाई वैल्यू की प्रॉपर्टी क्या है? तो सप्लाई वैल्यू की प्रॉपर्टीज ये है कि अच्छा प्रॉपर्टी से पहले ये भी देख लो कि फॉर एक एग्जांपल के थ्रू ये भी समझो कि सपोज 3 फर्म्स मिलकर काम कर रही हैं तो टोटल प्रॉफिट 100 लाख का है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हर फर्म को कितना शेयर मिला है। ठीक है, तो सैपले वैल्यू जो है हर प्लेयर का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करता है। ठीक है, और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। ठीक, अच्छा इसका ओवरऑल मेन आइडिया ये है कि हर प्लेयर जो है कोलेशन मतलब ग्रुप, हर ग्रुप में अलग अलग हर प्लेयर कोलेशन जो है हर ग्रुप जो है अलग अलग कंट्रीब्यूशन देता है, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसका ज्यादा पे ऑफ मिलेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है सप्लाई वैल्यू की। तो इफिशियंसी मतलब सम ऑफ ऑल सप्लाई वैल्यू क्या होगा? टोटल वैल्यू ऑफ ग्रैंड कोलेशन के। सिमेट्री मतलब प्लेयर्स जो है मेकिंग इक्वल कंट्रीब्यूशन टू गेट इक्वल शेयर। ठीक है, सिमेट्री होगा प्लेयर्स में। डमी प्लेयर्स मतलब ए प्लेयर हु कंट्रीब्यूट नथिंग गेट्स जीरो, जो प्लेयर कुछ नहीं कंट्रीब्यूट करेगा वो क्या होगा? उसको जीरो मिलेगा। ठीक है, एडिटिविटी मतलब सप्लाई वैल्यू सम ऑफ गेम्स जो होगा इक्वल होगा सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई वैल्यू के। ठीक है, और इसका सप्लाई वैल्यू का फॉर्मूला भी होता है जिसको हम इस तरह से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट अ मिनट, फी इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना कि ये सप्लाई वैल्यू जो है इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कहीं क्वेश्चन अगर ऑप्शन में आ गया तो काम आ जाएगा। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे सप्लाई वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हूँ। फाई आई वी सिग्मा एस ब्रैकेट फैक्टोरियल n माइनस s माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। ठीक है, v s u सिग्मा i करली ब्रैकेट v s। ठीक है, अगर इस तरह का कोई फंक्शन दिया हो या इस तरह का कोई फॉर्मूला दिया हो तो याद रखना ये सप्लाई वैल्यू का फॉर्मूला है। ठीक है, सप्लाई वैल्यू का। ठीक, अच्छा इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन सा है सप्लाई वैल्यू में? तो कोऑपरेटिव गेम्स जिसमें प्लेयर्स जो है कोऑपरेट करते हैं, कोएलिशन मतलब प्लेयर्स का ग्रुप, मार्जिनल कंट्रीब्यूशन जब कोई प्लेयर ग्रुप ज्वाइन करता है तो टोटल पे ऑफ कितना इंक्रीज होता है। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स है सप्लाई वैल्यू की। ठीक है, अच्छा एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से भी देख सकते हैं सप्लाई वैल्यू को। ठीक है, और ये भी समझते हैं पहले कि वाई सप्लाई वैल्यू इंपॉर्टेंट है, क्यों सप्लाई वैल्यू जो है इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि फेयर प्रॉफिट जो है फेयरली डिवाइड करता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन बेस्ड रिवॉर्ड, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा उसको ज्यादा रिवॉर्ड देता है। तीसरा कोऑपरेशन को इंक्रीज करता है, मतलब प्लेयर्स जो है ट्रस्ट के साथ कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, और इसका सप्लाई वैल्यू का एक एप्लीकेशन जो है कहाँ कहाँ इकोनॉमिक्स में लगा सकते हैं? तो इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मशीन लर्निंग, इन सब में सप्लाई वैल्यू का कंट्रीब्यूशन है। इकोनॉमिक्स में ज्वाइंट वेंचर या कार्टेल या प्रॉफिट शेयरिंग के लिए यूज करते हैं। बिजनेस में टीम इंसेंटिव, पार्टनरशिप प्रॉफिट के लिए। मशीन लर्निंग में फीचर का इंपॉर्टेंस मेजर करने में जो है सप्लाई वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर्टीज हमने देखी ली सप्लाई वैल्यू की क्या है? एफिशिएंसी, सिमेट्री, डमी प्लेयर और एडिटिविटी। ठीक है, अच्छा अब एक एग्जांपल देखते हैं सप्लाई वैल्यू का हम न्यूमेरिकल। ठीक है, उससे थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल सपोज करो दो प्लेयर्स हैं, ठीक है, दो प्लेयर्स हैं ए और बी, ए एंड बी। ठीक है, इंडिविजुअल प्रॉफिट ए को जो है अलोन 40 का हो रहा है, बी को जो है 20 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, टुगेदर ए प्लस बी कितना प्रॉफिट कर रहे हैं? तो ए प्लस बी टुगेदर 100 प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है,
तो टुगेदर हो गया। अब एक्स्ट्रा गेन ड्यू टू कोऑपरेशन, कोऑपरेशन से कितना एक्स्ट्रा गेन हुआ, तो 100 जब टुगेदर प्रॉफिट कर रहे हैं और इंडिविजुअली 14 + 20 कर रहे हैं तो इक्वल कितना आएगा 40 के। तो ये जो एक्स्ट्रा है 40 जो है वो जो है इक्वली डिवाइड करेंगे दोनों, ठीक है। तो अब मान लो हमने एक में 40 प्लस कर दिया तो एक का तो ऑलरेडी 40 है, ठीक है, प्लस हमने क्या इक्वली डिवाइड करना है तो 20 डिवाइड करेंगे इस 40 को, तो 20 इसमें प्लस कर देंगे तो ए का क्या हो जाएगा 60 और इसका क्या हो जाएगा 20 प्लस कर देंगे तो 40 बी का, ठीक है। तो अब ये जो है ये आपका आया सेपले वैल्यू, सेपले वैल्यू क्या आया, ए का जो है 60 आया, बी का क्या आया 40, ठीक है। सेपले वैल्यू में क्या कर रहे हैं कि जो 100 में से जो टुगेदर वो कर रहे हैं, टुगेदर जो प्रॉफिट कर रहा है उसको माइनस कर दे रहे हैं तो हमारा जो है प्रॉफिट आ जा रहा है, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जा रहा है और उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को दोनों में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। और क्या है जानने लायक इसमें, हाँ अब ये देख लेते हैं हु डेवलप दिस एंड व्हेन। तो 1928 में जॉन वॉन न्यूमन ने मिनीमैक्स थ्योरम दिया था फॉर जीरो सम गेम, ठीक है, और इन्होंने ही गेम थ्योरी का फाउंडेड किया था जॉन वॉन न्यूमन, ठीक है। 1944 में वॉन न्यूमन एंड मॉर्गस्टन ने क्या किया था, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में बताया था। फर्स्ट कंप्लीट गेम थ्योरी टेक्स्ट है ये वॉन न्यूमन एंड मॉर्गस्टन। तो वॉन न्यूमन एंड मॉर्गस्टन को ही जो है गेम थ्योरी के जनक कहा जाता है, 1944 में जो आए थे। 1950 में जॉन नैश जो नोबेल प्राइज पा चुके हैं 1994 में, जिन्होंने नैश इक्विलिब्रियम दिया था जिसमें जनरलाइज टू नॉन जीरो सम गेम, ठीक है। 1953 में लॉलियर्ड सैपले ने नोबेल प्राइज जिनको 2012 मिला, सैपले वैल्यू दिया फॉर कोऑपरेटिव गेम्स। 1994 में हरसैनी नैश शेल्टन नोबेल, इनको नोबेल प्राइज मिला फॉर नॉन कोऑपरेटिव गेम थ्योरी एप्लीकेशन, ठीक है। हमने रियल यूज ऑलरेडी देख रखा है गेम थ्योरी का। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट एनालिसिस। ओवरऑल हमने इस वीडियो में क्या क्या कवर किया, हमने गेम थ्योरी का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, हमने बेसिक एलिमेंट ऑफ गेम्स पढ़े, डोमिनेंट स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ा, प्रिजनर डिलेमा के बारे में पढ़ा, नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है, नैश एक्जिस्टेंस थ्योरम, फिर हमने जीरो सम गेम के बारे में पढ़ा, सैडल पॉइंट देखा हमने, एंड कोऑपरेटिव वर्सेस नॉन कोऑपरेटिव गेम और टाइप्स ऑफ अदर गेम थ्योरी हमने पढ़ी, एंड सैपले वैल्यू के बारे में, ठीक है। पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने पे ऑफ मैट्रिक्स जो प्रिजनर डिलेमा में है इसमें मतलब बता ही दिया है कि कैसे बनता है, बट एक बार फिर भी समझ लेते हैं, या रहने दो मैं दूसरे जो वीडियो है वो बनाऊंगी उसमें क्वेश्चन के साथ इस चीज को समझा दूंगी। थैंक यू।